हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ज्योग्राफी गुरु चैनल। हमारा इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर चल रहा है, डेवलपमेंट, विकास। ये थर्ड एपिसोड है। इस एपिसोड में हम विकास को थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे। केस स्टडी है, कुछ स्टेट हमने लिए हैं, उन स्टेट्स का कंपैरेटिव डेटा है और उस डेटा के बेस पे हम कंपेयर करेंगे और कुछ छोटी छोटी टर्म्स हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। और लास्ट में हम बात करेंगे धारणीयता के विकास की, सतत पोषणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। सबसे पहले हम जो अभी विकास की पिछले वीडियो में हमने बात की थी, विकास के लिए लोग मिले जुले लक्ष्यों के देखते हैं। आपने ये बात भी की थी कि यूएनडीपी का क्राइटेरिया वो बेटर है क्योंकि वो आय के अलावा अन्य मापदंडों पर जोर देता है, उनको शामिल करता है। तो ये अन्य मापदंड है वो कैसे महत्वपूर्ण होते हैं वो हम कंपेयर करके जानने की कोशिश करेंगे। तो लोगों की विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लोग न केवल बेहतर आय चाहते हैं बल्कि वे नॉन मेटेरियलिस्टिक थिंग्स यानी गैर भौतिक चीज़ों जैसे आज़ादी, सुरक्षा, सम्मान, ये सब कुछ भी चाहते हैं निश्चित तौर पर। और एक राष्ट्र की आय या प्रति व्यक्ति आय है वो विकास के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन ये सब चीज़ें भी महत्वपूर्ण हैं या कई बार कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अब कैसे? तो हम कुछ स्टेट हैं उनके डेटा ले रहे हैं और उसके आधार पर हम कंपेयर करें। चलिए हमने आय को देखते हैं। सबसे पहले कुछ स्टेट्स हैं उनकी प्रति व्यक्ति आय है। हरियाणा 2015-16 के डेटा हैं। पर कैपिटा जो इनकम है वो 1,62,034, 1,62,034 रुपये। केरला 1,40,190 रुपये। बिहार 31,454 रुपये। देख लिया आपने, अच्छे से देख लीजिए। 1,62, 1,40,000 और 31,000 लगभग में आप आइडिया ले लीजिए क्योंकि हमें सिर्फ समझने के लिए इसको हम ले रहे हैं। अब प्रति व्यक्ति आय यानी कि वर्ल्ड बैंक का क्राइटेरिया देखें तो सबसे विकसित कौन सा है? हरियाणा है, 1,62,000। बिहार सबसे कम विकसित है। लेकिन वास्तव में अगर हम बाकी क्राइटेरिया को शामिल करेंगे, अभी मैं और भी डेटा आपको देने वाला हूँ, तो ये सच नहीं है। हम अन्य मापदंडों के आधार पर चलिए देखते हैं कि ये सच क्यों नहीं है। अब कुछ और डेटा है हमारे पास। ये हैं इन्फेंट मोर्टलिटी रेट के, शिशु मृत्यु दर के, लिटरेसी रेट के और उसके बाद है नेट अटेंडेंस रेशो के। अब ये डेटा बताने से पहले मैं तीनों चीज़ें क्लियर कर दूं कि ये क्या है। IMR क्या है, साक्षरता दर क्या है। साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट क्या होती है कि अगर 7 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की संख्या होती है जो समझ के साथ पढ़ और लिखने में सक्षम है, यानी कोई व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक है, अगर वो समझ के साथ किसी एक भाषा को पढ़ सकता है और लिख सकता है तो वो साक्षर होता है। ठीक है। और जितने साक्षर लोग हैं उनका प्रतिशत में इसको व्यक्त किया जाता है कि वो कितने हैं, तो उसे हम साक्षरता दर बोलते हैं। उच्च साक्षरता दर का अर्थ है अधिक विकसित राज्य। क्योंकि अगर हम किसका क्राइटेरिया लें, जो यूएनडीपी का क्राइटेरिया अगर लें, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का अगर क्राइटेरिया लेते हैं तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74% है। केरल में सर्वाधिक थी और बिहार में सबसे कम थी। केरल में लगभग 94% के आसपास थी। दोबारा से उस डेटा के ऊपर जाएंगे, पहले हम इन टर्म्स को समझते हैं कि साक्षरता दर क्या है। अब हम IMR इन्फेंट मोर्टलिटी रेट यानी कि शिशु मृत्यु दर की बात करते हैं। एक वर्ष में 1,000 जीवित जन्म जो लेने वाले बच्चे हैं उनके अनुपात में जिन बच्चों की मृत्यु 1 वर्ष की आयु पूरा करने से पहले हो जाती है उसे हम शिशु मृत्यु दर कहते हैं। यानी 1 वर्ष में जितने जीवित बच्चों ने जन्म लिया है उसमें से कितने बच्चों की डेथ हो जाती है 1 वर्ष पूरा होने से पहले, उसे शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। ये स्वास्थ्य सुविधाओं को बताता है, यानी जहाँ बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं होगी वहाँ पे शिशु मृत्यु दर कम होगा और जहाँ कम बेहतर होगी वहाँ अधिक होगा। भारत में केरल में सबसे कम IMR है, इन्फेंट मोर्टलिटी रेट है। बिहार में सर्वाधिक है, यानी साक्षरता दर में केरल बेहतर है और यहाँ पर भी केरल बेहतर कर रहा है। तीसरा है नेट अटेंडेंस, जिसके डेटा मैंने लिए। वो क्या है? यानी समान आयु वर्ग के, ये 14 और 15 वर्ष के हैं, आयु वर्ग के बच्चों की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में बच्चों की कुल संख्या, यानी ये है कि
14 और 15 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चे, कितने बच्चे हैं वो स्कूल जा रहे हैं, यानी ये भविष्य बताएगा कि भविष्य में साक्षरता दर क्या रहेगी। तो ये 3 चीज़ें मैंने शामिल की है। अब दोबारा से उसके ऊपर जाते हैं और फिर हम समझते हैं कि क्या है। अब हरियाणा में देखिए शिशु मृत्यु दर 33, केरला 10, बिहार 38, यानी बिहार में स्वास्थ्य सुविधाएं सबसे खराब है और हरियाणा में उससे थोड़ी बेहतर है और सबसे बेहतर है केरला में। इसका अर्थ ये है कि केरल, बिहार और हरियाणा में, बिहार में 38 बच्चे अपना पहला जन्मदिन मनाने से पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है। हरियाणा में 33, केरल में 10। यानी कितनी खुशी होती है जब बच्चे का जन्म होता है किसी परिवार में, खुशी की कोई सीमा नहीं रहती। लेकिन उसी बच्चे की 1 वर्ष से पहले ही मृत्यु हो जाती है, कितनी दुख की बात है। अगर आपको लगता है कि इनको अगर इनकम अधिक दी जाए तो भी वहाँ पर जहाँ शिशु मृत्यु दर का खतरा अधिक है वहाँ रहना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। इनके लिए परिवार वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, स्वास्थ्य वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 10 और 38, 28 का डिफरेंस है, यानी 28 बच्चों के पेरेंट्स अपने बच्चे को, अपनी खुशी को खो देते हैं 1 वर्ष से पहले। उनको अगर डबल इनकम दी जाए तो भी वो अपने बच्चे को चूज़ करेंगे। आय है वो अपने बच्चे से ज़्यादा अच्छी नहीं हो सकती। तो ये दिखाता है कि शिशु मृत्यु दर, जो दूसरा क्राइटेरिया स्वास्थ्य क्राइटेरिया, उसमें केरल बेहतर है। आय में कौन बेहतर था? हरियाणा। चलिए हम लिटरेसी रेट की बात करते हैं। ये यहाँ पे फैक्ट सही नहीं दिया गया। लिटरेसी रेट जो 2011 का डेटा है उसके अकॉर्डिंग हरियाणा में 76% है, केरला 94%, बिहार 62%। यहाँ भी केरला आगे है। देश का जो लिटरेसी रेट था 2011 में वो था 74%, यानी केरला में 20 बच्चे अधिक पढ़ रहे हैं। मान लीजिए कि आप हरियाणा से हो और अगर बिहार में होते 14 बच्चे कम पढ़ पाते हैं, 14 लोग, 14%, क्या फ़र्क पड़ सकता था? आपका पूरा जीवन बदल सकता है। हो सकता है आप इस चैप्टर को ना सुन रहे होते, हो सकता है आप इस क्लासरूम में ना होते, इस क्लास में ना बैठे होते, आप किसी पशु को चरा रहे होते। सोचिए। तो ये भी मैटर करता है आपके जीवन का, यानी शिक्षा भी महत्वपूर्ण है आपके जीवन में। तो यहाँ कौन आगे है? केरल आगे है। अब हम नेट अटेंडेंस रेशो की बात करते हैं। पर 100% है ये। 14 और 15 वर्ष के बच्चे हरियाणा में 61 हैं, केरला में 83 हैं और बिहार में 43 है, यानी कि हायर एजुकेशन की तरफ कम बच्चे जा पा रहे हैं। हायर भी नहीं है, ये तो मिडिल एजुकेशन है। यहाँ कौन बेहतर है? केरल। अब बताइए कौन सा स्टेट ज़्यादा डेवलप्ड है, हरियाणा या फिर केरल? केरल की पर कैपिटा इनकम कम है, लेकिन बाकी साक्षरता दर, स्वास्थ्य, उन सभी में कहीं बेहतर करा है। तो अगर हम यूएनडीपी का क्राइटेरिया लें तो केरल है वो अधिक विकसित राज्य है। तो ये एक केस स्टडी थी जिसके आधार पे हमने तुलना की। इस प्रकार के बोर्ड एग्जाम में भी, आपके सीबीएसई, एचबीएसई में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टेट बोर्ड में भी ऐसी एक केस स्टडी दी जाती है और आपसे पूछा जाता है कि स्वास्थ्य में कौन सा बेहतर है या दूसरा जो क्राइटेरिया साक्षरता दर में कौन सा बेहतर है और कौन सा अधिक विकसित मानोगे और क्यों। तो उसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। तो ये था एक केस स्टडी जिसके द्वारा हमने समझने की कोशिश की। ये डिटेल मैंने नोट्स में शामिल किया ताकि आप नोट्स प्रिपेयर कर पाओ, क्योंकि हमने डिस्कस पहले ही कर लिया। अब है हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, वो है धारणीयता का विकास। धारणीयता का विकास कहें तो आपको ये नई टर्म लग रही होगी। अगर सतत पोषणीय विकास कहें तो आपको लगेगा कि हाँ, हमने डिस्कस किया ज्योग्राफी के पहले चैप्टर में, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में। सतत पोषणीय विकास दोनों एक ही टर्म है। इसको धारणीयता का विकास भी कह देते हैं और इसको सतत पोषणीय विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कहा जा सकता है। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, रिकैप्चुलेट हो जाएगा आपके लिए जिन्होंने पहले कर लिया है। यानी सतत विकास, कंटिन्यूस विकास, प्राकृतिक प्रणाली की क्षमता को बनाए रखने के साथ साथ मानव विकास को संदर्भित करता है। यानी हमें पर्यावरण की रक्षा भी करनी है और विकास भी करना है, वो सतत पोषणीय विकास। इसमें 3 चीज़ें शामिल होती है सतत पोषणीय विकास में। पहला, बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए किया जाने वाला विकास। दूसरा, आने वाली पीढ़ी, भावी पीढ़ी को ध्यान में रख करके किया जाने वाला विकास। और तीसरा है
सबका एक समान विकास, यानी कि 3 इसके पिलर होते हैं। बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए किया जाने वाला विकास, भावी पीढ़ी यानी कि आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रख करके किया जाने वाला विकास, और तीसरा है सबका एक समान विकास। यानी ये 3 शर्तें अगर पूरी नहीं हो रही है तो वो विकास हो सकता है, सतत पोषणीय विकास नहीं हो सकता। आपके आसपास कोई जैसे हाईवे निकला है तो ये विकास है, लेकिन विकास के साथ साथ पेड़ों को काटा गया, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया, तो ये सतत पोषणीय विकास नहीं है। हमने आने वाली पीढ़ियों के बारे में नहीं सोचा है, पॉल्यूशन करते जा रहे हैं, तो ये सतत पोषणीय विकास नहीं है। यानी तीनों में से कोई एक भी शर्त पूरी नहीं होती तो वो सतत पोषणीय विकास नहीं होता। अभी जो ज़रूरत है, आवश्यकता है, वो विकास की नहीं है, अभी आवश्यकता है सतत पोषणीय विकास की। इसलिए पूरा जो फोकस है वो सतत पोषणीय विकास के ऊपर है कि हमें विकास इस तरीके से करना है कि पर्यावरण को नुकसान भी ना पहुंचे, आने वाली पीढ़ी है उनके भी हितों को हम ध्यान में रखें, क्योंकि ये पृथ्वी है, ये हमें उधार मिली हुई है, हमारे पूर्वजों ने हमें उधार दी है, इसको हमें हैंड ओवर करना आने वाली पीढ़ी को, तभी सौंप पाएंगे जब हम सतत पोषणीय विकास, धारणीतक विकास के ऊपर जोर देंगे। तो सतत पोषणीय विकास के लिए हम कई कदम उठा सकते हैं, जैसे गैर नवीनीकरण योग्य संसाधन हैं, उनकी जगह जो नवीनीकरण योग्य संसाधन है वो उपयोग में लेके आएँ। दूसरा, हम पर्यावरण का ध्यान रखें, और तीसरा ये कि संसाधनों का दुरुपयोग ना करें। इस तरीके से हम भी अपनी भूमिका निभा सकते हैं विकास के लिए, सतत पोषणीय विकास के लिए। जैसे एक एग्जाम्पल आपकी बुक में एनसीईआरटी में दिया गया है, वो एग्जाम्पल आपके लिए इसीलिए है कि जैसे नवीनीकरण योग्य संसाधन भूजल है। अब हालांकि ये नवीनीकरण योग्य संसाधन, लेकिन इसका भी अगर हम अति उपयोग करते हैं तो वो विकास के लिए, सतत पोषणीय विकास के लिए खतरा पैदा हो जाता है। ज्योग्राफी का जो थर्ड चैप्टर आपका वाटर रिसोर्सेज, उसमें हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे कि कैसे जल की कमी, जल की दुर्लभता है, क्या कारण है उसके। तो सतत पोषणीय विकास है, क्या है, इंपॉर्टेंट टर्म है, 3 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, उन 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में, कि सतत पोषणीय विकास या धारणीतक विकास से क्या समझते हो। तो ये था आपका आज का चैप्टर, पहला चैप्टर इकोनॉमिक्स का 3rd एपिसोड और फाइनल एपिसोड। आई होप यू आर गेटिंग वेल, यू आर गोइंग वेल, बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, ऐसे ही पढ़ते रहिए, शाबाश। और अगर अच्छे से समझ में आ रहा है, सब कुछ आपको लग रहा है कि बहुत अच्छे से जा रहा है, तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और थोड़ा सा विकास इस चैनल का भी कीजिए। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।